एक ताजमहल की वापसी क्या एक हुए रचना और प्रमोद। रचना ने प्रमोद के हाथों में ताजमहल का शोपीस वापस रखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो प्रमोद, मैं प्यार की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। मैं प्यार के इस खेल में बुरी तरह हार गई हूँ। मैं तुम्हारे प्यार की इस धरोहर को वापस करने को विवश हो गई हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस विवशता को समझोगे और इसे वापस लेकर अपने प्यार की लाज भी रखोगे। प्रमोद हैरान था। उसने अभी कुछ दिन पहले ही अपने प्यार की मलिका रचना को प्यार का प्रतीक ताजमहल भेंट करते हुए कहा था, ये हमारे प्यार की बेशकीमती निशानी है रचना, इसे संभाल कर रखना। ये तुम्हें हमारे प्यार की याद दिलाता रहेगा। जैसे ही मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी मैं तुरंत शादी करने आ जाऊंगा। तब तक तुम्हें यह अपने प्यार से भटकने नहीं देगा। रचना रोते रोते बोली, मैं स्वार्थी निकली प्रमोद, मुझसे अपने प्यार की रक्षा नहीं हो सकी। मैं कमजोर पड़ गई, मुझे माफ कर दो। मुझे अब इसे अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। प्रमोद असहज होकर रचना की मजबूरी समझने की कोशिश कर रहा था कि रचना वापस भी चली गई। सब कुछ इतने कम समय में हो गया कि वो कुछ समझ ही नहीं सका। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसकी रचना से मुलाकात हुई थी। उसका प्यार धीरे धीरे पल्लवित हो रहा था। वो एक के बाद एक मंजिल तय कर रहा था कि प्यार की यह इमारत ही ढह गई। वो निराश होकर वहीं पास के चबूतरे पर धम से बैठ गया। उसका सिर चकराने लगा, मानो वो पूरी तरह कुंठित होकर रह गया था। कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब उसने रचना के साथ इसी चबूतरे के पीछे बरगद के पेड़ के सामने वाले मैदान में बैडमिंटन का मैच खेला था। रचना बहुत अच्छा खेल रही थी, जिससे वह खुद भी उसका प्रशंसक बन गया था। हालांकि वह मैच जीत गया था, लेकिन अपनी इस जीत से वह खुश नहीं था। उसके दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि यह इनाम उसे नहीं बल्कि रचना को मिलना चाहिए था। बैडमिंटन का कुशल खिलाड़ी प्रमोद उस मैच में रचना को अपना गुरु मान चुका था। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह रचना से केवल एक पॉइंट से ही तो जीत पाया था। इस बीच रचना मजे से खेल रही थी। उसे मैच हारने का भी कोई गम न था। मैच जीतने के बाद भी खुद को वह उस खुशी में शामिल नहीं कर पा रहा था। सोचता, काश वह रचना के हाथों हार जाता तो जरूर स्वयं को जीता हुआ पाता। यह उसके अपने दिल की बात थी और इसमें किसी क्यों और क्या का कोई भी महत्व नहीं था। उसे रचना अपने दिल की गहराइयों में उतरते लग रही थी। किसी खूबसूरत लड़की के हाथों हारने का आनंद भला लोग क्या जानेंगे। दिन बीतते गए। एक दिन रचना की चचेरी बहन ने बताया कि वो बैडमिंटन मैच खेलने वाली लड़की उससे मिलना चाहती है। वो तुरंत उससे मिलने के लिए चल पड़ा। अपनी चचेरी बहन चंदा के घर पर रचना उसका इंतजार कर रही थी। हेलो, मानो कहीं वीणा के तार झंकृत हो गए हों। उसके सामने रचना मोहक अंदाज में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस पर नीले रंग का सलवार सूट खूब फब रहा था। वो समझ ही नहीं पाया कि रचना के मोहपाश में बंधा वह कब उसके सामने आ खड़ा हुआ था। हल्के मेकअप में उसकी नीली नीली बड़ी बड़ी आंखें बहुत गजब लग रही थी और उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। रूप के समुद्र में वह इतना खो गया था कि प्रत्युत्तर में हेलो कहना ही भूल गया। वह जरूर उसकी कल्पना की दुनिया की एक खूबसूरत झलक थी। कैसे हैं आप? फिर एक मधुर स्वर कानों में गूंजा। वो बिना कुछ बोले उसे निहारता ही रह गया। उसके मुंह से बोल ही नहीं फूट पा रहे थे। चेहरे पर झूलती बालों की लंटें उसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रही थी। वास्तव में रचना प्रकृति की सुंदरतम रचना ही लग रही थी। वो किंचित स्वप्न से जागा और बोला, मैं अच्छा हूँ और आप कैसे हैं? जी अच्छी हूँ। आपको जीत की बधाई देने के लिए ही मैंने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया है। माफी चाहती हूँ। महिलाएं तो अब हर क्षेत्र में पुरुषों से एक कदम आगे खड़ी हैं। उन्हें तो अपने आप ही मास्टरी हासिल है। प्रमोद ने हल्का सा मजाक किया तो रचना की मुस्कुराहट दोगुनी हो गई। चंदा कह रही थी कि आपने केमिस्ट्री से एमएससी की है। मैं भी केमिस्ट्री से एमएससी करना चाहती हूँ। आपकी मदद चाहिए मुझे। प्रमोद को लगा जैसे रचना नहीं कोई सिनेतारिका खड़ी थी उसके सामने। प्रमोद रचना के साथ इस छोटी सी मुलाकात के बाद चला आया, पर रास्ते भर रचना का रूप यौवन उसके दिमाग में छाया रहा।
वो जिधर देखता उधर उसे रचना ही खड़ी दिखाई देती। रचना की मुखाकृति और मधुर वाणी का अद्भुत मेल उसे व्याकुल करने के लिए काफी था। ये वह समय था जब वो पूरी तरह रचना में हो गया था। दूसरी बार उसे फिर आलोक बिखेरती रचना द्वारा याद किया गया। इस बार रचना जीन्स में अपना सौंदर्य संजोए थी। चंदा ने उसे आगाह कर दिया था कि रचना शहर के एक बड़े उद्योगपति की बेटी है, इसलिए वह पूरे संयम से काम ले रहा था। उसके मित्रों ने कभी उसे बताया था कि लड़कियों के मामले में बड़े धैर्य की जरूरत होती है। पहल भी लड़कियां ही करें तो और अच्छा, लड़कों की पहल और सती बोलचाल उनमें जल्दी अनाकर्षण पैदा कर सकता है। इसलिए वह भी रचना के सामने बहुत कम बोलकर केवल हाँ से ही काम चला रहा था। अब की बार रचना ने प्रमोद को शायराना अंदाज में सलाम कहा तो उसने भी हड़बड़ाहट में उसी अंदाज में सलाम बजा दिया। एक तेज खुशबूदार सेंट की महक उसमें मादकता भरने के लिए काफी थी। चुंबक के दो विपरीत ध्रुवों के समान रचना उसे अपनी ओर खींचती प्रतीत हो रही थी। कमरे में वे दोनों थे। जानबूझकर चंदा उनके एकांत में बाधा नहीं बनना चाहती थी। एक हारे हुए खिलाड़ी की ओर से यह एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए, कहकर रचना ने एक सुनहरी घड़ी प्रमोद को भेंट की तो वह इतना महंगा तोहफा देखकर हक्का-बक्का रह गया। जरा इसे पहन कर तो दिखाए, रचना ने प्रमोद की आंखों में झांक कर उससे आग्रह किया। इसे आप ही अपने करकमलों से बांधे तो, प्रमोद ने भी मृदु हास्य बिखेरा। रचना ने जैसे ही वह सुंदर सी घड़ी प्रमोद की कलाई पर बांधी मानो पूरी फिजा ही सुनहरी हो गई। उसे पहली बार किसी हमउम्र युवती ने छुआ था। शरीर में एक रोमांच सा भर गया था। मन कर रहा था कि घड़ी चूमने के बहाने वह रचना की नाजुक उंगलियों को छू ले और छूकर उन्हें चूम ले, पर ऐसा हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता था। प्यार की पहली डगर में ऐसी अधैर्यता शोभा नहीं देती। कहीं वो उसे उसकी उच्छृंखलता न समझे। समय की पहचान हर किसी को होनी जरूरी है, वरना वक्त का मिजाज बदलते देर नहीं लगती। अब प्रमोद का भी रचना को कोई सुंदर सा उपहार देना लाजिमी था। प्रमोद की न जाने कितने दिन और कितनी रातें इसी उधेड़बुन में बीत गईं। एक युवती को एक युवक की तरफ से कैसा उपहार दिया जाए ये उसकी समझ के परे था। सोते जागते बस उपहार देने की धुन उस पर सवार रहती। उसके मित्रों ने सलाह दी कि कश्मीर की वादियों से कोई शानदार उपहार खरीद कर लाया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। मित्रों के उपहास का जवाब देते हुए प्रमोद बोला, मुझे कुल्लू मनाली या फिर कश्मीर से शिकारे में बैठकर किसी उपहार को खरीदने की क्या जरूरत है। मेरे लिए तो यही सब कुछ है जहां मेरी महबूबा है। मेरा मन कहता है कि रचना बनी ही मेरे लिए है। मैं रचना के लिए हूँ और मेरा ये रचना में संसार मेरे लिए कितना रचनात्मक है यह मैं भली भांति जानता हूँ। ये सुनकर सभी दोस्त हंस पड़े। ऐसे मौके पर दोस्त मजाक बनाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। हास परिहास के ऐसे क्षण मनोरंजक तो होते हैं, लेकिन ये सब उस प्रेमी किरदार को रास नहीं आते, क्योंकि जिसमें उसकी लगन लगी होती है उसे वह अपने से कहीं ज्यादा मूल्यवान समझने लगता है। उसे दरख्तों, झीलों, ऋतुओं और फूलों में अपने महबूब की छवि दिखाई देने लगती है। कामदेव की उन पर महती कृपा जो होती है। कुछ तो था जो उसके मन प्राण में धीरे धीरे जगह बना रहा था। वो खुद से पूछता कि क्या इसी को प्यार कहते हैं। वो कभी घबराता कि कहीं यह मृग तृष्णा तो नहीं है। उसका ये पहला प्यार था। कहते हैं कि प्यार की पहचान मन को होती है, पर मन हिरन होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ उछल कूद करता रहता है। वह ज्यादातर इस मामले में अपने को अनाड़ी ही समझता है। आजकल वह एक एक पल को जीने की कोशिश कर रहा था। वो मन प्राण को प्यार रूपी खूंटे से बांध रहा था। प्रेमरस में भीगी इस कहानी को वह आगे बढ़ाना चाह रहा था। इस कहानी को वह अपने मन के पर्दे पर उतारकर प्रेम की एक सजीव मूर्ति बनना चाहता था। धीरे धीरे रचना से मुलाकातें बढ़ रही थी। अब तो रचना उसके ख्वाबों में भी आने लगी थी। वो उसके साथ एक फिल्म भी देख आया था और अब अपने प्यार में उसे दृढ़ता दिखाई देने लगी थी। अब उसे पूरा भरोसा हो गया था कि रचना बस उसकी है। प्रमोद मन से जरूर कुछ परेशान था। वो अपने मन पर जितना काबू करता वो उसे और तड़पा जाता। वो अक्सर अपने मन से पूछता कि प्यार बता दुश्मन का हाल भी क्या मेरे जैसा है।
हाल कैसा है जनाब का। इस पंक्ति को वह मन ही मन गुनगुनाता और प्रेम रस में डूबता चला जाता। प्रेम का दरिया किसी गहरे समुद्र से भी ज्यादा गहरा होता है। आजकल प्रमोद के पास केवल 2 ही काम रह गए थे, नौकरी की तलाश और रचना का रचना पाठ। रचना रचना रचना, ये कैसी रचना थी जिसे वो जितनी बार भी भजता वो उतनी ही त्वरित गति से हृदय के द्वार पर आ खड़ी होती। हृदय धड़कने लगता, खुमार छाने लगता, दीवानापन बढ़ जाता, वो लड़खड़ाने लगता जैसे मधुशाला से चलकर आ रहा हो। इसी तरह हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला उसे पूरी तरह याद हो गई थी। जरूर ऐसे दीवाने को मधुशाला ही थाम सकती है जिसके कण कण में मधु व्याप्त हो, रसामृत हो, अधरामृत हो, प्रेमी अपने प्रेमी के साथ भावनात्मक आत्मसात होकर वह दीना दुनिया में खो जाए। तन मन के बीच कोई फासला न रह जाए। प्रकृति के गूढ़ रहस्य को इतनी आसानी से पा लिया जाए कि प्यार की तलब के आगे सब कुछ खत्म हो जाए। मन भ्रम बस एक ही पुष्प पर बैठे और उसी में बंद हो जाए। वो अपनी आंखें खोले तो उसे महबूब नजर आए। अपनी चचेरी बहन चंदा पर प्रेम प्रसंग उजागर न हो, इसलिए रचना प्रमोद से बाहर बरगद के पेड़ के नीचे मिलने लगी। वे शंकित नजरों से इधर उधर देखते हुए एक दूसरे में अपने प्यार को तलाश रहे थे। प्रेम भरी नजरों से देखकर अघा नहीं रहे थे। ये प्रेम मिलन उन्हें किसी अमूल्य वस्तु से कम नहीं लग रहा था। उसने रचना के लिए अपना मनपसंद गिफ्ट खरीद लिया। उसे लग रहा था कि इससे अच्छा कोई और गिफ्ट हो ही नहीं सकता। रंगीन कागज में लिपटा ये गिफ्ट जैसे ही धड़कते दिल से प्रमोद ने रचना को दिया तो उसकी महबूबा भी रोमांच से भर उठी। इसे खोलकर देखूं क्या? अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर रचना बोली। जैसा आप उचित समझें। ये गिफ्ट आपका है, दिल आपका है, हम भी आपके हैं, प्रमोद बोला। वाह! रचना के मुंह से एकाएक निकला। उसने रंगीन कागज के भीतर से ताजमहल की अनुकृति को झांकते पाया। उसके चेहरे पर रक्ताभा की एक परत सी छा गई। ये वह क्षण था जब वे दोनों आनंद के अतिरेक में आलिंगनबद्ध हो गए थे, एक दूसरे में समा गए थे। न जाने कितनी देर तक वे उसी अवस्था में एक दूसरे के दिल की धड़कनों को सुन रहे थे। इस एक क्षण में उन्होंने मानो एक युग जी लिया था। प्यार का युग तो अनंत काल से प्रेमी प्रेमिका को मिलने के लिए उकसाता रहता है। अपने घर आकर प्रमोद ने रचना का दिया हुआ उपन्यास खोलकर देखा। उसमें एक पत्र रखा मिला। रचना ने बड़े सुंदर और सुडौल अक्षरों में लिखा था, प्रमोद, मैं तुम्हें हृदय की गहराई में पाती हूँ। ये प्यार रूपी अमृत का प्याला मैं रोज पीती हूँ, पर प्यासी की प्यासी रह जाती हूँ। ये तृप्तता आखिर क्या है, कैसी है, कब पूरी होगी? इसका उत्तर मैं किससे पूछूं? यदि आपको पता हो तो मुझे जरूर बताएं। रचना, प्रमोद को मानो दीवानगी का दौरा पड़ गया। उसे लगा कि ऐसा पत्र शायद ही किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को लिखा होगा। वह संसार का सबसे अच्छा प्रेमी है जिसकी प्रेमिका इतने उदात्त विचारों की है। वो एक अत्यंत सुंदरी और विदुषी प्रेमिका का प्रेमी है। इस मामले में वह संसार का सबसे धनी प्रेमी है। उसे नित्य नई नई अनुभूतियां होती। वह प्यार के खुमार में सदैव डूबा रहता। कभी खुद को चांद तो रचना को चांदनी कहता, कभी रचना हीर होती तो वह रांझा बन जाता, कभी वो किसी फिल्म का हीरो तो रचना उसकी हीरोइन। वह प्यार के अनंत सागर में डुबकियां लगाता, लेकिन इस पर भी उसके मन को चैन न आता। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अक्सर वह इस फिल्मी गीत को गुनगुनाता और बेचैन रहता। कभी भी उसे लगता कि यह ठीक नहीं है, देवदास बन जाना कहाँ तक उचित है। दूसरे ही क्षण वह सोचता कि कोई बनता नहीं है, बस अपने आप ही देवदास बन जाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है जो एक दिन उसे देवदास बनाकर ही छोड़ती है। वो भी देवदास बन गया है, ये सोचकर उसे अच्छा लगता। लगे हाथ देवदास फिल्म देखने की उत्कंठा भी उसमें जागृत हो उठी। विचारों की इसी श्रृंखला में सोते जागते रहना उसकी नियति बन गई। जिस दिन रचना उसे दिखाई नहीं देती तो उसके ख्वाबों में आ पहुंचती। उसे ख्वाबों से दूर करना भी उसके वश में नहीं रहता। यदि आंखें बंद करता तो वो उसे अपने एकदम करीब पाता। आंखें खोलने पर रचना कृति गायब हो जाती और दुखद क्षणों की अनुभूति बन जाती। इस बीच प्रमोद को अचानक अपने मामा के यहाँ जाना पड़ गया।
मामा कई दिन से बीमार चल रहे थे और एक दिन उनका निधन हो गया। उनकी 13वीं तक प्रमोद का वहां रुकना जरूरी हो गया था। एक दिन चंदा ने रचना को फोन किया तो पता चला कि रचना के उद्योगपति पिता ने उसका विवाह मुंबई के एक हीरा व्यापारी के बेटे के साथ तय कर दिया है। इस बात पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। चंदा ने जब इस दुखद समाचार को प्रमोद तक पहुंचाया तो फोन सुनते ही उसे लगा कि उसका गला सूख गया है, अमृत कलश खाली हो गया है। रचना इतनी जल्दी किसी और की अमानत हो जाएगी, उसकी कल्पना से बाहर की बात थी। वो रोना सा हो गया और तन मन दोनों से स्तब्ध होकर रह गया था। अपने को संभालो भाई, ये अनहोनी होनी थी सो हो गई। 1 सप्ताह बाद ही उसका विवाह है। वो विवाह से पहले एक बार आपसे मिलना चाहती है। चंदा ने फोन पर जो सूचना दी थी उससे प्रमोद का सिर चकराने लगा। इस दुखद समाचार को सुनकर उसका भविष्य ही चरमरा गया था। उसने तुरंत रचना से मिलने के लिए वापसी की ट्रेन पकड़ी। दूसरे दिन प्रमोद उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था जहां उसका प्रेम मिलन हुआ था। रचना भी छिपते छिपाते वहां आई और प्रमोद से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। वो प्रमोद को पिताजी के सामने हार कर शादी के लिए तैयार होने की दास्तान सुना रही थी। उसने अपनी माँ से भी प्रमोद के प्यार की बातें कही थी, पर उन्होंने उसके मुंह पर अपनी उंगली रख दी। तब से अब तक माँ की उंगली मानो उसके होठों से चिपकी हुई थी। वो न तो ठीक से रो सकती थी, न हंस सकती थी। उसने अपने पास संभाल कर रखा ताजमहल का शोपीस प्रमोद को वापस देते हुए कहा, मुझे माफ कर दो प्रमोद, मैं तुम्हारे प्यार की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। मैं प्यार के इस खेल में बुरी तरह हार गई हूँ। मैं तुम्हारे प्यार की इस धरोहर को वापस करने के लिए विवश भी हो गई हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस विवशता को समझोगे और इसे वापस लेकर अपने प्यार की लाज भी रखोगे। रचना इतना कहकर वापस चली गई और वो उसे जाते देख स्तब्ध रह गया। अब रचना पर उसका कोई अधिकार ही कहाँ रह गया था। एक धनवान ने फिर एक पाक साफ मोहब्बत का मजाक उड़ाया था। प्रमोद के हाथों में ताजमहल जरूर था, पर उसकी मुमताज महल तो कब की जा चुकी थी। उसके प्यार का ताजमहल तो कब का धराशायी हो गया था। वो अपने अश्रुपूरित नेत्रों से बार बार उस ताजमहल की अनुकृति को देखता और हाय रचना कहकर दिल थाम लेता। प्रमोद को ऐसा एहसास हो रहा था कि आज मानो संसार के सारे दुखों ने मिलकर उस पर भीषण हमला कर दिया हो। उसने ताजमहल के शोपीस को ये कहते हुए उसी चबूतरे पर रख दिया कि जिन प्रेमियों का प्यार सफल और सच्चा होगा वही इसे रखने के अधिकारी होंगे। उसे अपने पास रखने की पात्रता अब उसके पास नहीं थी। उसके प्यार की झोली खाली हो गई थी और उसने उसे रखने का अवसर उसमें खो दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।